दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत कुमार आपके अपने YouTube चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों आज जो टॉपिक है वह आधुनिक बिहार, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका जो वीडियो नंबर यह 3 है। इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुके हैं, जो कि आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी तक आपने क्लिक नहीं किया है तो जाके आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखें। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग का जो सीरीज चल रहा था वह इम्तियाज अहमद के बुक से चल रहा था, बिहार एक परिचय से आधुनिक बिहार, जिसमें दोस्तों 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, जो कि आपके बिहार के किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला थी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे और इसका पीडीएफ आपको दोस्तों लेने के लिए मेरे टेलीग्राम, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज का जो पहला सवाल है वह कह रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बराबर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांकीपुर पटना का जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम भाग लिए थे, ध्यान में आपको रखना है। चलिए प्रश्न 2 की अगर बात करें, प्रश्न 2 कह रहा है कि पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राय पूरन चंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात अगर व्याख्या की करें तो कह रहा है कि राय पूरन चंद पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। 1918 में इसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज्यादा नहीं कर सके। चलिए बात करें प्रश्न 3 की, तो प्रश्न 3 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण में होम रूल का प्रचार नहीं किया गया था। चलिए बात करें प्रश्न 4 की, तो प्रश्न 4 कह रहा है कि मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न है, और आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर की अगर बात हो रही है तो ऑप्शन ए, जनकधारी प्रसाद ने होम रूल मुजफ्फरपुर की स्थापना किया गया था। चलिए प्रश्न अगर 5 की बात करें, तो प्रश्न 5 कह रहा है कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बीपीएससी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर परफेक्ट इसका हो जाएगा 1893 ईस्वी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 6 की अगर बात करें तो कह रहा है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? ये तो हजारों बार दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, खासकर बिहार के एग्जाम में। आंसर क्या हो जाएगा? 1912 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था तो उस समय उड़ीसा भी बिहार में सम्मिलित था, जो कि 1936 ईस्वी में फाइनली उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 7 की, तो प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। ये भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 1917 ईस्वी में ये दंगे हुए थे। चलिए प्रश्न 8 की बात करें तो कह रहा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों इस प्रश्न को बिल्कुल आप याद कर ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था बिहार के प्रांत को अलग करने के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 9 की अगर बात करें तो कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों जो अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था वो 1912 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन घोषणा की अगर बात की जाए तो घोषणा कब की गई थी? तो 1911 में घोषणा की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर 10 की बात करें तो कह रहा है कि 1911 तक
बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो दोस्तों 1911 तक जो था वो बंगाल महाप्रांत के तहत बिहार अधीन था। ये दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में आपको यहाँ पे कोलकाता प्रांत भी दे रखा है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सही ढंग से पढ़ने के बाद ही आंसर करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल, हम लोग बंगाल महाप्रांत को चूज करेंगे आंसर में। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 11 की, तो कह रही है कि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर यानी बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? ये प्रश्न भी दोस्तों बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, 5 रुपए से घटाकर 1 रुपया डेलीगेट शुल्क कर दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर 12 की बात करें तो कह रहा है कि 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार यानी उड़ीसा सम्मिलित प्रांत की गठन की घोषणा की थी? ये भी दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज पंचम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये प्रश्न की श्रृंखला आपको अगर पसंद आ रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही साथ हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को आप सब्सक्राइब कर ले और इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। साथ ही साथ दोस्तों बिहार के स्वतंत्रता संग्राम का भाग 1 और भाग 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिहार में सर्वप्रथम, पूरे भारत में जो बिहार था वहां सर्वप्रथम छात्र संगठन या सम्मेलन किया गया था। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 14 की, तो कह रहा है कि कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फखरुद्दीन जो थे वह न्यायाधीश नियुक्त हुए थे जो प्रथम बिहारी थे। इनकी नियुक्ति की अगर बात करें तो 1907 ईस्वी में इनकी नियुक्ति की गई थी। प्रश्न संख्या 15 की बात करें दोस्तों तो कह रहा है कि बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन किसकी राजधानी पटना बनी और कब हुआ था? तो दोस्तों बिहार प्रांत का जो विधिवत उद्घाटन किया गया था वह 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को किया गया था, जिसकी राजधानी पटना को बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 16 की अगर बात करें दोस्तों तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बांकीपुर, पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी अध्यक्षता की अगर बात करें तो इसकी अध्यक्षता RN मधुरकर के द्वारा किया गया था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था और यह बिहार का पहला अधिवेशन था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार का प्रथम अधिवेशन था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 17 की, तो कह रहा है कि 1904 में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो कहाँ की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे देवघर गोल्डन लिंक की, तो पहले क्वेश्चन ये भी दोस्तों बन के आते हैं कि गोल्डन लिंक की स्थापना कहाँ किया गया था? तो वह देवघर में किया गया था। पहला प्रश्न ये है। कब किया गया था? तो 1904 में। दूसरा प्रश्न ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और गोल्डन लिंक क्या है तो इसके बारे में भी पूछे जाते हैं। तो यह ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए गोल्डन लिंक की स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ की गई थी? तो दोस्तों देवघर, जो अभी वर्तमान में झारखंड में है, लेकिन उस समय 1904 की बात हो रही है, उस समय देवघर बिहार प्रांत में था। यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि ऑप्शन में अगर झारखंड होता तो आंसर झारखंड हम लोग करते। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 18 की, तो कह रहा है कि बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया था? यह भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मैजिक लालटेन नामक क्रांतिवाद एक पत्रकारिता थी। पत्रकारिता के द्वारा वह क्रांतिवाद का प्रचार इनके द्वारा किया गया था। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 19 की, तो कह रहा है कि बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक कौन थे?
तो दोस्तों इसके जो उप संपादक थे वह सखाराम गणेश देवस्कर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 20 की अगर बात करें तो कह रहा है कि बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी कब हुई थी। तो दोस्तों इनकी गिरफ्तारी 1915 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 की अगर बात करें तो बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों ये प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे आपको अच्छे से करने की जरूरत है। चलिए प्रश्न संख्या बात करें 22 की तो कह रहा है कि बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे। ये भी प्रश्न दोस्तों आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आंसर इसका हो जाएगा मुजफ्फरपुर के थे कामता प्रसाद। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 23 की बात करें दोस्तों तो कह रहा है कि श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल के शाखा में के सदस्य थे। तो दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा भागलपुर शाखा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 की अगर बात करें तो कह रहा है कि पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वह अखबार का नाम था पाटलिपुत्रा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 25 की अगर बात करें तो कह रहा है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में कब की गई। तो 1913 ईस्वी में। आपको डेट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 26 की अगर बात करें तो कह रहा है कि 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया। बीपीएससी में कई बार दोस्तों यह सवाल पूछे गए हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो जॉर्ज किंग्सफोर्ड की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस कांड में गलती से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई थी और किंग्सफोर्ड जो है दोस्तों वह बच गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 27 की अगर बात करें तो कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों यह अंजाम जो दिया गया था ऑप्शन सी, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी के द्वारा मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 28 की अगर बात करें तो कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दिया गया था। तो फांसी दोस्तों खुदीराम बोस को दिया गया था। ऑप्शन बी। और इसमें जो सम्मिलित प्रफुल्ल चाकी थे इन्होंने अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सवाल ये भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 29 की तो कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों कि उन्हें फांसी दी गई थी। बिल्कुल गलत है। उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। बिल्कुल गलत है। उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ऑप्शन सी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने अपने आप को आत्महत्या कर ली थी। कब किया गया था दोस्तों, तो 2 मई 1908 ईस्वी को गोली मारकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 30 की अगर बात करें तो बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल इसे आपको मिस नहीं करना है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। चलिए प्रश्न संख्या अगर 31 की बात करें तो कह रहा है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे। तो दोस्तों उनके जो वकील थे वह थे कालिदास बसु। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या की अगर दोस्तों बात करें तो कह रहा है कि मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाईकोर्ट में फांसी की सजा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा था। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 32 की तो कह रहा है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों हम लोग ऑलरेडी इसे डिस्कस कर चुके हैं। सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की शाखा का गठन किया गया था।
बात करें दोस्तों कि कहाँ किया गया था, तो इस शाखा को संगठित करने वाले में दोस्तों इसमें जो एक और मित्र जो शामिल थे वह बंकिम चंद्र मित्र थे शामिल, और बीएन कॉलेज पटना के वे छात्र थे, वो भी अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित करने में मददगार थे। तो आपके ऑप्शन में सचिंद्र नाथ सन्याल नहीं देके बंकिम चंद्र मित्र भी आपके ऑप्शन में दिया जा सकता है, या एक से अधिक ऑप्शन दिया जा सकता है, इसीलिए आपको ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 33 की, तो कह रहा है कि पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी। आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा पटना भवानी मंदिर की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 34 की, तो कह रहा है कि बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था। तो बनारस षड्यंत्र में शामिल जो था दोस्तों वह बंकिम चंद्र मित्र था शामिल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसीलिए बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए ही बंकिम चंद्र को सजा दी गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 35 की, तो कह रहा है कि सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था। तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित की गई थी। बात करें दोस्तों तो यह रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 36 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बिहार के दृष्टिकोण से। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बाल मुकुंद वाजपेयी जी के द्वारा स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 37 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि माँ की पुकार नामक पुस्तिका किससे संबंधित है। ये भी प्रश्न दोस्तों बीपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर हो जाएगा इसका मुजफ्फरपुर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 38 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर इसका हो जाएगा बिहारी नामक जो पत्रिका थी उसके जगह पर। बात करें बिहारी पत्रिका के संपादक के, तो वे बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर कनिंघम की नियुक्ति की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 39 की, तो कह रहा है कि रेवती नाग किससे संबंधित है, यानी किस जगह से संबंधित है। तो रेवती नाग भागलपुर से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 40 की अगर बात करें, तो रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था। तो वो भेजा था दोस्तों ढाका अनुशीलन समिति, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 41 की अगर बात करें दोस्तों, तो कह रहा है कि चंपारण में तिनकटिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था, वह अवधि क्या होती थी। ये भी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 20, 25 या 30 वर्ष की अवधि के लिए नील की खेती करनी पड़ती थी। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 42 की, तो कह रहा है कि हिंदू पेट्रियोट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। ये भी प्रश्न दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, हरीश चंद्र मुखर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 43 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह शुरू हुआ था। तो दोस्तों यह 1907-8 के सन में नील रैयतों का विद्रोह शुरू हुआ था। बात करें दोस्तों तो साठी कोठी, परसा, मलहिया, बेतिया और कुंदिया के रैयतों ने शेख गुलाम और शीतल राय के नेतृत्व में नील उपजाना बंद कर दिया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 44 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राधुमल को गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था। तो दोस्तों 26 अक्टूबर 1908 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 45 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है, और वह अधिकारी था WR गोरले, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड वेकर ने पटना नीलहो का सम्मेलन कब बुलाया था।
बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर हो जाएगा 1909 से 10 ईस्वी के बीच में पटना नील्हो का सम्मेलन बुलाया गया था। चलिए बात करें प्रश्न 47 की, तो कह रहा है कि किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल इसे ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा इसका ये उपयुक्त तीनों, हिंद केसरी, अमृत बाजार पत्रिका और भारत माता, ये सभी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों अभ्युदय, हित वार्ता तथा मिथिला मिहिर ने भी रैयतों की दुर्दशा का जिक्र किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 48 की, तो किस समाचार पत्र ने चंपारण में नील्हो द्वारा रैयतों की अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके बीपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। आंसर हो जाएगा उस समाचार पत्र का नाम है प्रताप, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नील्हो और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया था। ये क्वेश्चन दोस्तों हजारों बार पूछे गए हैं, बीपीएससी से लेके यूपीएससी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 50 की, तो कह रहा है कि श्री जेबी कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे। तो दोस्तों वो थे भूमियार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चंपारण आंदोलन में जाने के दौरान इनको कॉलेज से बर्खास्त भी कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर 51 की बात करें, तो कह रहा है कि मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी थी। ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही शानदार है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा 108 के तहत अभियोग चलाने की सूचना दी थी। चलिए प्रश्न संख्या 52 की अगर बात करें, तो भारत में पहली बार गांधी जी ने जिस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे वह कौन सा दिन था। तो दोस्तों 18 अप्रैल 1917 को उन्होंने जेल जाने को तैयार हो रहे थे। बात करें दोस्तों, तो इसी दिन संपूर्ण भारतवर्ष को सत्याग्रह का पहला पाठ गांधी जी से मिला और उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग यहीं से शुरू किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 53 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था। तो दोस्तों मजरुल हक, ऑप्शन ए मजरुल हक एवं ब्रज किशोर प्रसाद को चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करना था जब गांधी जी को जेल भेजे जाने की तैयारी की जा रही थी। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 54 की, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था। ये प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी के दृष्टिकोण से, इसे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा दोस्तों CF एंड्रयूज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 55 की, तो कह रहा है कि महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भराभा कब पहुंचे थे। तो दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि राजकुमार शुक्ल का गांव का नाम क्या था। तो दोस्तों उसका गांव का नाम था मुरली भराभा, जो कि बीपीएससी के ही एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। बात करें दोस्तों डेट की, तो वे पहुंचे थे 27 अप्रैल 1917 को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 56 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि निम्न में से किसने प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका JA स्वीनी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह रिपोर्ट 2 जुलाई 1917 को जिला मजिस्ट्रेट को भेजा भी गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 57 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ कि मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नील्हे साहबों ने बाधा डालना शुरू किया था। यह किस दैनिक समाचार में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों यह भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब प्रकाशित हुआ था, तो 13 मई 1917 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको
ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 58 की, तो कह रहा है कि गांधी जी ने 28 मई 1917 को इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसका शोषण का जिक्र किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरामन लोहार का जिक्र इस पत्र में किया गया था। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 59 की, तो कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो पीर मोहम्मद, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों, तो पीर मोहम्मद कानपुर के प्रताप के लिए निबंध लिखते थे, यानी कानपुर का जो प्रताप जो पत्रिका था उसमें भी पीर मोहम्मद के द्वारा निबंध लिखा जाता था। और बात करें दोस्तों पीर मोहम्मद की, तो वे एक पुस्तक विक्रेता थे। पटना से उन्होंने क्रांतिकारी पत्रिका का वितरण का काम उन्होंने किया था। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 60 की, तो कह रहा है कि चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। शानदार प्रश्न है दोस्तों, बीपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। आंसर इसका हो जाएगा एफ जी सलाई, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों, तो गांधी जी इसके सदस्य थे और जांच समिति की पहली बैठक 17 जुलाई 1917 ईस्वी को हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 61 की अगर बात करें, तो गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और वो आंसर हो जाएगा भागलपुर के लिए। भागलपुर में गांधी जी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। और यह अधिवेशन की दोस्तों अगर बात करें, तो 15 अक्टूबर 1917 ईस्वी को यह अधिवेशन हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 62 की बात करें, तो चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया था। शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये भी आंसर इसका हो जाएगा 29 नवंबर 1917, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों, तो 20 फरवरी 1918 को विधेयक सरकारी गजट में पुनः प्रकाशित किया गया और 4 मार्च 1918 को परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 63 की, तो कह रहा है कि चंपारण कृषि कानून की क्या विशेषताएं थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आंसर हो जाएगा कि चंपारण जो कृषि कानून था उसमें तिनकटिया की समाप्ति की घोषणा भी की गई थी। सरबेसी और तुरौलिया में 20% और अन्य 26% की कमी भी की गई थी, और रैयत को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति भी दी गई थी। ये सभी चंपारण कृषि कानून की व्यवस्था थी। साथ ही साथ इसमें मुकदमे रोकने की भी व्यवस्था की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 64 की अगर बात करें, तो गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बरहरवा लखन सेन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करें दोस्तों, तो 20 नवंबर 1917 को भितरवा में गांधी जी ने दूसरा स्कूल खोला था। यानी कि अगर बात करें तो बरहरवा लखन सेन में पहला स्कूल और भितरवा में दूसरा स्कूल गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 65 की अगर बात करें, तो चंपारण आंदोलन 1917 कैसा आंदोलन था। तो दोस्तों यह किसान का आंदोलन था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसान में भी बात करें तो नील किसानों का यह आंदोलन था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 66 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि तिनकठिया प्रथा किससे संबंधित है। तो दोस्तों तिनकठिया प्रथा जो था वह चंपारण आंदोलन से संबंधित था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 67 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इसका नेतृत्व दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों हजारों बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 68 की, तो कह रहा है कि महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में इनके द्वारा बुलाया गया था? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को आमंत्रण दिया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 69 की अगर बात करें तो महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? तो दोस्तों 1917 ईस्वी यानी चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का बिहार में आगमन हुआ था। बात करें तो 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी पटना पहुंचे थे, यानी प्रथम बार बिहार में जो पहुंचे थे वह पटना पहुंचे थे, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 70 की, तो कह रहा है कि तिनकटिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, किसके क्षेत्र में प्रचलित थी दोस्तों? तो वह चंपारण के क्षेत्र में, यानी चंपारण क्षेत्र में तिनकटिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 71 की अगर बात करें तो चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी एडवर्ड अल्बर्ट गेट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर 72 की बात करें तो कह रहा है कि चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? तो दोस्तों चंपारण आंदोलन की अगर बात करें तो तिनकटिया प्रथा का अंत हुआ था, ये सही है। सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए थे, ये भी सही है। और बगान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवध नगद रुपए में 25% वापस किया गया, ये तीनों कथन जो है दोस्तों वह सही है चंपारण आंदोलन के परिणाम स्वरूप। चलिए प्रश्न संख्या 73 की बात करते हैं। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए थे? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और आंसर हो जाएगा इसका जनकधारी प्रसाद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 75 की अगर बात करें तो भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 76 की अगर बात करें तो बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान का आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने चंपारण सत्याग्रह में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 77 की अगर बात करें तो चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जो है वह चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। यह किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है 1942 ईस्वी। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 78 की, तो कह रहा है कि गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों चंपारण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 79 की अगर बात करें तो कह रहा है कि चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध महात्मा गांधी से है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 80 की अगर बात करें तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यह बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी मोतिहारी में मुकदमा गांधी जी पर चलाया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 81 की अगर बात करें तो कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो दोस्तों जो गांधी जी का चंपारण आंदोलन था वह नील की खेती करने वाले की समस्या के समाधान के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 82 की, तो कह रहा है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो सफल सत्याग्रह जो गांधी जी का प्रथम था वह चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर 83 की बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। चलिए प्रश्न 84 की अगर बात करें तो गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कब प्रवेश किया था? तो दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन से गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 85 की, कहा है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था?
बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 86 की अगर बात करें दोस्तों, तो किसान यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। किसने आकर्षित किया था? तो वह राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर 87 की बात करें, तो बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो वे थे चंपारण में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह बीपीएससी का ही पूछा हुआ प्रश्न है जो हाल ही में पूछा गया है। चलिए बात करें प्रश्न 88 की, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों टर्म्स है कि गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें किया गया था? तो वह चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 89 की अगर बात करें, तो चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो दोस्तों चंपारण आंदोलन जो था वह नकदी फसल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 90 की, तो बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को, और 4 अप्रैल को पटना सिटी में इसका निर्णय लिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 91 का, तो कह रहा है कि 1920 में यह कथन किनका है कि हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसके मन में खुशी मनाने का कोई कारण दिख पड़ता है? तो दोस्तों यह कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें दोस्तों प्रश्न 92 की, तो बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर कौन से नेता आए और पटना में 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा किए थे? तो दोस्तों वह नेता थे शौकत अली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर पटना में आए थे। चलिए बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 93 की, तो भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 94 की अगर बात करें, तो श्री गोरखा प्रसाद कहाँ के असहयोग आंदोलनकारी थे? तो दोस्तों वह मोतिहारी के आंदोलनकारी थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 की अगर दोस्तों बात करें, तो किस आंदोलन के समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी तथा मोहम्मद साकी ने अपने अपने कॉलेज को छोड़ दिया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और वह आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 की अगर बात करें, तो असहयोग आंदोलन के दौरान कहां से नवंबर के मध्य में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरुआत दोस्तों डुमरांव से किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 97 की अगर बात करें, तो कह रहा है कि फिरंगिया संगीत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों फिरंगिया संगीत के जो रचयिता है वह मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 98 की, तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज को छोड़ दिया था? तो वे दोस्तों वे जो क्रांतिकारी थे वे थे हसन इमाम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 99 की, तो कह रहा है कि राय बहादुर एदल सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो दोस्तों इन दोनों का कार्य क्षेत्र बिहार शरीफ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न संख्या 100 और आज का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आंसर इसका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से दोस्तों कुल मिला के यह 100 प्रश्नों की श्रृंखला थी, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई होने वाली है। तो आप एक भी प्रश्नों को मिस नहीं करें और पूरी की पूरी श्रृंखला जो है आप अच्छे से करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पे अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।